हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का यूनिट 5 और यूनिट 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट 5 के अंदर कंसीडर किया, यूनिट 5 क्या है, तो इसके अंदर हम लोग को इंसुलेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो सॉलिड इंसुलेशन हो या लिक्विड हो, यानी ट्रांसफार्मर का ऑयल की बात हो, तो उनसे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बात इस यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है उसको यहाँ पर हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी और गुण होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो या मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जैसा उसके अंदर जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इसी तरह उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस तरह होना चाहिए कि स्ट्रांग होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। इसी तरह इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह नॉन पोरस, यानी इस तरह का नहीं होना चाहिए ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, नॉन पोरस होना चाहिए। तो इसी तरह डिफरेंट आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि एक इंसुलेटर के अंदर हमको रिक्वायर्ड होता है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं होगा तो इंसुलेटर जल्दी फेलवर हो जाएगा और आपका जो करंट है वो कंडक्टर यानी टावर या अर्थ के अंदर फ्लो होने लगेगा। तो किसी भी मशीन के सक्सेसफुल होने के लिए या किसी भी पावर सिस्टम के सक्सेसफुल होने के लिए इंसुलेशन का गुण और प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हर तरह से अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को एक इंसुलेटिंग मटेरियल के प्रॉपर्टी की चर्चा करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर कम से कम होना चाहिए, इस तरह का डिफरेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को रिक्वायर्ड है। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इंसुलेशन का जो लाइफ है वो कम हो जाता है या इफेक्टेड हो जाता है। जैसे आपका इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट की वजह से जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, धूप है, तो उसकी वजह से इंसुलेटिंग का प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर आप वाइंडिंग बांधा हुआ है, कॉपर लॉस हो रहा है, हीट हो रहा है, तो टेम्परेचर से उसका लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मोटर के अंदर या कोई आपका इस तरह का जनरेटर लगा हुआ उसके अंदर आपका अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है तो वाइब्रेट होता है वो रोटेटिंग मशीन, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, वो फेलवर होगा। तो इस तरह से डिफरेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से आप कवर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमने, तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल। अब चूंकि ट्रांसफार्मर ऑयल भी क्या है, इंसुलेटिंग ऑयल होता है, इंसुलेशन के लिए यूज किया जा करते हैं हम लोग। ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आपसे पूछा गया है पिछले सालों के अंदर कि ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किस लिए करते हैं। तो आप बच्चा को मालूम होगा, जिसने ट्रांसफार्मर पढ़ा उसको मालूम है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज हम लोग इंसुलेशन के लिए करते हैं और दूसरा जो यूज होता है वो कूलिंग पर्पस के लिए। तो दोनों काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग के अंदर करंट है वो करंट दूसरे वाइंडिंग के अंदर नहीं जाए, यानी दोनों शॉर्ट नहीं करे, या ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का करंट बॉडी में नहीं जाए। तो इन सारे के लिए या इंसुलेशन के लिए आपका ऑयल डाला हुआ होता है, ये इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर ऑयल कहलाता है। और दूसरा काम ट्रांसफार्मर के अंदर चूंकि कॉपर लॉस होगा, हीट होगा, तो उस हीट को क्या डिसिपेट करने के लिए, उस हीट को खत्म करने के लिए या कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग को क्या यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि ट्रांसफार्मर का जो तेल है उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो डिफरेंट टेस्ट है, यानी 4 तरह का टेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। पहला होता है क्रैकल टेस्ट, दूसरा एसिडिटी टेस्ट, तीसरा डाइलेक्ट्रिक और चौथा आपका सलज टेस्ट है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको सबके बारे में दे देते हैं। क्रैकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि तेल के अंदर मॉइस्चर, नमी या वाटर है या नहीं है। तो हमको कैसा चाहिए, वाटर फ्री ऑयल चाहिए। वाटर या मॉइस्चर होगा उसके अंदर तो वो तेल फेलवर हो जाएगा और उसके अंदर से करंट पास होने लगेगा। चूंकि कंडक्टर होता है वो आपका मॉइस्चर या वाटर, इसीलिए हमको तेल के अंदर वाटर नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस तेल के अंदर यानी ट्रांसफार्मर का एक तेल लेंगे, एक बीकर लेंगे,
यानी एक बर्तन ले लेंगे, ट्रांसफार्मर के तेल को रख देंगे। अब यहाँ पर एक गर्म लोहा इसके अंदर डाल देंगे। गर्म लोहा जैसे ही डालिएगा तो अगर इसके अंदर तेल के अंदर पानी होगा, तो आप लोग नॉर्मल भी देखा होगा, पानी होगा तो क्या होगा, छनछनाने लगेगा, यानी वहाँ पर एक आवाज़ होगा, उसी को क्रैकल नॉइस कहा जाएगा और इस टेस्ट को हम लोग क्रैकल टेस्ट कहेंगे। तो अगर तेल होगा तो यहाँ पर आवाज़ करने लगेगा, छनछनाने लगेगा। अगर तेल के अंदर पानी नहीं होगा तो कुछ भी आवाज़ नहीं होगा, बिल्कुल शांत रहेगा। तो यही टेस्ट क्या कहलाएगा, क्रैकल टेस्ट कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई बर्तन लीजिए आप और तावा लीजिए, इसके ऊपर खूब गर्म कर दीजिए, यानी तावा गर्म है, इसके ऊपर तेल रख दीजिए। तो जैसे ही तेल रखिएगा तो तेल के अंदर पानी अगर रहेगा तो आवाज़ कर जाएगा, यानी क्रैकल टेस्ट हो गया। अगर तेल में पानी नहीं रहेगा तो ये आवाज़ नहीं करेगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, क्रैकल टेस्ट। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका होता है। दूसरा टेस्ट होता है क्या आपका, एसिडिटी टेस्ट। एसिडिटी टेस्ट के अंदर कुछ केमिकल मिलाएंगे ट्रांसफार्मर का तेल लेकर, और उस केमिकल मिलाने के बाद उसको कुछ देर छोड़ देंगे और उसके बाद उसका कलर देखेंगे। तो अलग अलग कलर होता है, वो टेबल आप देख लीजिएगा। टेबल के अंदर कलर जैसा रहेगा वो बता देगा पीएच मान कितना है, यानी कलर आपका एसिडिक है या आपका बेसिक है, किस तरह का है, अम्लीय है या क्षारीय है, वो सारा आपको डिटेल पता चल जाएगा कलर देख के। तो ये एसिडिटी टेस्ट होता है। लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे जिसमें ट्रांसफार्मर का तेल लेंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे और इस ट्रांसफार्मर का जो तेल है इसके क्रॉस इलेक्ट्रोड रखेंगे और यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का तेल कितने हाई वोल्टेज पर फेलवर होता है। यानी हम देखेंगे इसके अंदर कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वोल्टेज को बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है। तो हम वोल्टेज पहले कम रखेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे और जिस वोल्टेज पर यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, चिंगारी प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, यही वोल्टेज क्या कहलाएगा, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। और यहाँ से आपको इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। इसके साथ सर्किट में आपका सर्किट ब्रेकर भी लगा होता है, जैसे आर्क प्रोड्यूस होगा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, आवाज़ करेगा, जिससे पता चल जाएगा यहाँ पर ये वोल्टेज, इस वोल्टेज पर ये फेलवर हो गया। साथ में आपका वोल्ट मीटर रहेगा जो कि वोल्टेज को नोट कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है और ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया और इस पर ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया है। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो कि बार बार पूछा जाता है उस पर वीडियो बनाकर सारे बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा टेस्टिंग मेंटेनेंस के, वहाँ पर मिल जाएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सलज टेस्ट होता है, इसमें कुछ करना नहीं। सलज का मतलब होता है गंदगी, अशुद्धि, इम्प्योरिटीज़। तो किसी तेल को देखा, तेल कैसा होता है ट्रांसफार्मर का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, नीट होता है। तो अगर उसके अंदर धुंधलापन है, उसके अंदर मैल है, उसके अंदर गंदगी है, इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर सलज बैठा हुआ, उस तेल को आपको प्यूरिफाई करना है, चेंज करना है। तो वो देखकर विजिबिलिटी टेस्ट होता है ये सलज टेस्ट, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के तेल को देखकर बता देते हैं कि इसके अंदर सलज यानी गंदगी है या नहीं है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर तेल से रिलेटेड हो गया, जिसके अंदर ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत है। इसके अलावा क्लासीफाई ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप याद कर लीजिएगा, पिछले बार पूछा हुआ था। तो आपका क्लास ए बी सी इस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि इसके अंदर कॉपर, ये आपका माइका है, पेपर है, ठीक है, पोर्सिलिन है, इसी तरह बहुत सारा मटेरियल है। सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, हर का टेम्परेचर बर्दाश्त करने की क्षमता अलग अलग होती है, उसके अनुसार अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है। तो उस कैटेगरी को, चार्ट को याद कर लीजिएगा आप, तो ये काम हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, इंसुलेटिंग मटेरियल से रिलेटेड यूनिट 5 के अंदर इतना 4 क्वेश्चन हमने दिया, जिसके अंदर भी आपको ये वाला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, यानी जैसे आपका इंसुलेशन को चेक करने के लिए मेगर यूज़ करते हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर लो रेसिस्टेंस रहा तो केल्विन ब्रिज है, केल्विन डबल ब्रिज है, वो सब पढ़ चुके हैं, तो उसको हमने मेंशन नहीं किया है। तो ये सारा आपको पढ़ना है। इसके अलावा छोटा मोटा टॉपिक है, उसको भी कवर करना है, लेकिन पहले इसको आपको अच्छे से करना है। यूनिट 6 जो है लास्ट यूनिट आपका है, ये बहुत आसान सा है, थ्योरेटिकल यूनिट है, जिसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बात पढ़ना, यानी किसी मोटर को, किसी ट्रांसफार्मर को, किसी अल्टरनेटर को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, रख रहे हैं, बैठा रहे हैं उसको, तो वहाँ पर बैठाते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है।
तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट आर द मेथड यूज टू रिड्यूस द वाइब्रेशन इन रोटेटिंग मशीन, यानी रोटेटिंग मशीन के अंदर वाइब्रेशन नहीं हो उसके लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे। व्हाट आर द मेथड यूज टू रिड्यूस द वाइब्रेशन इन द रोटेटिंग मशीन। तो बहुत सारा फैक्टर होता है जिसको हमको देखना होता है। जैसे वहां पर हम देखेंगे कि वो किस मटेरियल से, ऐसा नहीं कि आप मिट्टी पर रख दीजिएगा और बोलिएगा वाइब्रेशन नहीं हो, तो ऐसा नहीं। तो वाइब्रेशन होगा नॉर्मल मिट्टी पर, सॉइल पर रखिएगा तो उसके लिए प्रॉपर आपको बेस बनाना पड़ेगा, यानी फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट, सीमेंट, बालू ये सब करके आपको बहुत अच्छे से फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। उसका अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा सीधा है कि नहीं, और उसके ऊपर बैठाना पड़ेगा, नट बोल्ट से कसना पड़ेगा, वो सारा प्रक्रिया। तो अगर ये सारा कीजिएगा तो यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होगा, अदरवाइज आपका वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है, उन सारे मेथड को आपको याद रखना है। इसके अलावा लिखा गया यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम्स के अंदर कई मर्तबा पूछा गया है। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कमीशनिंग। तो बहुत आसान सा शब्द आपको समझना है इसके अंदर। कमीशनिंग क्या है, तो कमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी आप क्या कर रहे हैं, किसी मोटर को, ट्रांसफार्मर को, जनरेटर को आप बैठा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो उसी को कमीशनिंग, यानी किस तरह का ज़मीन है, ज़मीन आपका यानी धंसने वाला तो नहीं है उसको चेक कर लेना है। ज़मीन अगर अच्छा है तो वहाँ पर फाउंडेशन कितना गहरा बनेगा, कितना ऊंचा बनेगा, कितना चौड़ाई रहेगा, मोटर का वेट कितना है, ट्रांसफार्मर का वेट कितना है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखने को ही क्या कहा जाता है, कमीशनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरा चीज लिखा गया, एक्सप्लेन द टेकन कमीशन ऑफ एन अल्टरनेटर, यानी अगर एक अल्टरनेटर को आप बैठा रहे हैं तो वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से ज़मीन देखिएगा, फाउंडेशन देखिएगा, अल्टरनेटर का रेटिंग कितना है, लोड कितना है, वेट कितना, उसके हिसाब से फाउंडेशन बनाइएगा, गहरा बनाइएगा, छर्री, सीमेंट, बालू सब सारा चीज़ डालिएगा। उसके अलावा उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, सरफेस सही होना चाहिए। अगर सरफेस ऊपर नीचे रहे तो थोड़ा बहुत फिल्म आता है, पतला ऐसा पत्ती आता है, उसको नीचे डालकर बैलेंस किया जाता है, अलाइनमेंट यानी सीधा किया जाता है ताकि वाइब्रेट नहीं हो। तो इस तरह का कमीशनिंग मतलब पूरा बैठाने का जो उसका प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको कमीशनिंग कहा जाता है। तो कमीशनिंग क्या है, और अल्टरनेटर को अगर हम बैठाएंगे, इंस्टॉल करेंगे तो उसको किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना वो है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन हमने लिया, जनरल प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी जनरल आपका क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें भी वही सारी बात है, यानी आपका ग्राउंड देख लेना है, अलाइनमेंट देख लेना है, कपल अगर कर रहे हैं दूसरे के साथ तो कपलिंग देख लेना है, फाउंडेशन बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या मटेरियल डाल रहे हैं वो देखना है। तो ये जनरल प्रोसीजर है। अगर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन का इंस्टॉलेशन करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना, उन्हीं बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। लास्ट जो क्वेश्चन लिया है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कपलिंग, यानी दो आपका मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं या मोटर के साथ जनरेटर कनेक्ट कर रहे हैं या अल्टरनेटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने को क्या कहा जाता है, कपलिंग कहा जाता है। तो कपलिंग का टाइप आपको लिखना है। टाइप का मतलब क्या, दो टाइप होता है, एक डायरेक्ट टाइप होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टाइप होता है। डायरेक्ट का मतलब हो गया इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है नट बोल्ट के द्वारा, इन दोनों का शाफ्ट को आपस में नट बोल्ट के द्वारा कस दिया है, तो इसको डायरेक्ट कपलिंग कहा जाएगा। और दूसरा आपका यानी बेल्ट के द्वारा या चेन के द्वारा कपलिंग, जैसे साइकिल में आप देखिएगा पिछला चक्का और अगला चक्का दोनों कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड किससे, चेन से द्वारा होता है, तो उसको चेन कपलिंग कहा जाएगा। इसी तरह रस्सी के द्वारा या बेल्ट के द्वारा भी कपलिंग किया जा सकता है, तो बेल्ट हो गया, चेन हो गया, डिफरेंट कपलिंग होगा, इनडायरेक्ट ये कहलाएगा। और डायरेक्ट वाले में आपका क्या हो गया, डायरेक्ट दोनों शाफ्ट को हम लोग नट बोल्ट से कसेंगे, उसको डायरेक्ट कहा जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें कंसीडर किया है और 4 इसमें भी कंसीडर किया, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है और बाकी इसके अलावा जो टॉपिक है उसको भी ट्राई करना है कवर करने का। तो आई होप टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया। और इससे रिलेटेड जो MCQs है आपका प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी पहले से हमने बनाकर डाला हुआ यूट्यूब पर, तो उसको जाकर आप प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिए और सारे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट जो है आपका बहुत अच्छा जाए एग्जाम्स के अंदर, ताकि आप जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस पेपर को हैंडल कर सके। मिलते हैं नए वीडियो में और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।